हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बात करेंगे बच्चों एनर्जी के बारे में। कहा जाता है कोई भी वर्क होता है तो दैट इज द नीड ऑन एनर्जी। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे आप घर में आज ये जो वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत हुई। और अगर आप पे जैसे कहने मतलब खाने बनते हैं तो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एनर्जी जो है वो हमारे हर काम के लिए इस मतलब जितने भी वर्क होते हैं सारे के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो दैट मीन्स कि तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो जो एनर्जी जो है दैट इज द एनर्जी, उसको आज हम उसी पर बात करेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये एनर्जी का सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स से हम लोग एनर्जी मिलता है, हम इस चैप्टर में इस पे बात करेंगे। तो इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे आपको कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स और नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल सोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात कर रहे थे एनर्जी की बात करते हैं। तो एनर्जी क्या होगा, उसका क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है जो गुड के एनर्जी सोर्स रिसोर्स का इजी टू एसेसेबल, मतलब आराम से जलने लायक होना चाहिए। जैसे कि आपका मॉडरेटेड होना चाहिए। जैसे हम लोग आपका खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये मॉडरेटेड है। दैट मीन्स कि उसको जलने में कोयले की तरह या लकड़ी की तरह दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, वो इजी एसेसेबल है। और डज नॉट लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर यूनिट, डज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास। यानी कहने मतलब उसके कैलोरीफिक वैल्यूज को कहते हैं कि पर केजी में उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब देखिए कि अभी 31 नए साल आने वाला, नए साल में पिकनिक उकनिक में लोग जाते हैं तो अब वहां भी जो खाना बनाएगा उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग ऐसे एनर्जी ले जाना चाहते हैं जो इजी टू ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आपका हो गया एलपीजी, बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है, और इजी टू स्टोर, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि मैंने कहा कि ये एनर्जी आपका हमने बात किया कि गुड एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एनर्जी का सोर्सेज है ना, तो हम लोग जो दो तरह का सोर्सेस जो ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस बाय द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हम लोग बहुत दिनों से परंपराओं से जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं एनर्जी के लिए, उसके आधार पर तो हम लोग यानी कि यूजेस के आधार पर हम लोग उसको दो भागों में डिवाइड किए, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो परंपराओं से इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो को ट्रेडिशनल जिसको कहिए, जिसको हम लोग बहुत लगातार उसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसको कन्वेंशनल। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ये परंपरा से कहने का मतलब इसको अब जब वो उसकी कन्वेंशनल सोर्स जब खत्म होने के कगार पर होने लगा है तो हम लोग उस अदर सोर्सों पर भी हम लोग बात करने लगे। शुरुआत में अगर हम लोग बात करें कि जो स्टार्टिंग जो सभ्यता का हुआ, उस समय लोग जो स्टार्टिंग जो हुए जो किस फ्यूल पर पहले डिपेंड हुए और फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते होते कैसे दूसरे फ्यूल पर, उस पर बात करेंगे। कन्वेंशनल सोर्स में दो आता है, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो एनर्जी। फॉसिल फ्यूल जो समझ में करते हैं, फॉसिल फ्यूल द डेट रिमेन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म that buried under the surface of the earth by the under pressure of the heat they convert into the coal and petroleum, ठीक है, वो कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल। और ये फ्यूल जो होता है जो ज्यादा मात्रा में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, इस सब हम लोग तीनों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी का फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, सॉरी हाइड्रो पावर नहीं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल प्लांट जो होता है जिसमें कोयले को जला के स्टीम बना जाता है, फिर टरबाइन घूमती है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेट होता है। तो इसका जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करेंगे। देखिए ये जो आपका ये पहले बात तो हम लोग बात करेंगे कि ये फॉसिल फ्यूल जो है जो उसका क्या एडवांटेज है और क्या उसके डिसएडवांटेज। पहली बात, मेजर फ्यूल एंड स्टोव व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि बहुत आप गाड़ी चलाते हो चाहे पावर प्लांट चल रहा हो तो ये सारा फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड है। दूसरा डिसएडवांटेज,
नॉन रेन्यूएबल है, डेट नॉट बी इजी टू ट्रांसमिट बाय द नेचर, वो तुरंत वो क्या कहते नेचर के द्वारा उसको फिर से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोयले पेट्रोलियम को बनने में टेक द मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो ये है कि अगर हम लोग जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल करते रहे तो हो सकता है कि फ्यूचर में खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और उसी से बनता है आपका जो मैं मतलब फॉसिल फ्यूल से ही बनता है आपका ये थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल प्लांट जो होता है उसका भी एडवांटेज बताना चाहूंगा कि इसमें क्या होता है कि लेस सेटिंग कॉस्ट, इसका जो सेटअप कॉस्ट जो होता है बहुत कम पड़ता है कंपैरिजन टू हाइड्रो पावर प्लांट के अपेक्षा में, ठीक है। रिक्वायर लेस स्पेस फॉर सेटअप, वो कम जगह चाहिए उसको स्पेस, इसमें आप अपना थर्मल पावर प्लांट बना सकते हैं। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज तो क्लियर सी बात है कि when burning on fossil fuel that produce a lot of the pollution, एयर पोल्यूशन से ज्यादा ये जो रोल अदा करेगा वो करेगा, जिससे ये क्या है, इसका ये डिसएडवांटेज है आपका थर्मल पावर प्लांट का। उसके बाद आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, जो है हाइड्रो एनर्जी, जो हम लोग पानी से क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ये भी हम लोग क्या है कि जब देखें कि कोयले का जब ये टरबाइन घुमाने की जरूरत है तो फिर हम उससे भी इस्तेमाल करें, पानी को ऊपर से नीचे गिरा के भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए, ठीक है। वो अभी जैसे कि देखिए डीवीसी और भी बहुत से जो परियोजनाएं हैं जो आपको पानी को रोक कर और उससे फिर क्या करें, मतलब उससे पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर उस काइनेटिक एनर्जी को फिर वो मैकेनिकल से करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए इसका जो है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एडवांटेज में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। वो नॉन रिन्यूएबल था, ये रिन्यूएबल है। और डिसएडवांटेज, इससे क्या होता है, बिग डैम से लार्ज एरिया सबमर्ज इन द वाटर, ठीक है। एंड देयर से ये उससे जो पौधे जो होंगे जो उसमें जलमग्न हो जाएंगे तो वो रोटेट होके सड़ने के बाद मीथेन गैस फॉर्मेशन कर देगा जो हार्मफुल है। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका हाइड्रो पावर प्लांट का डिसएडवांटेज। यानी कहने मतलब आज जो हम ये बात कर लिए आपको ये फॉसिल फ्यूल के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज, परीक्षा में बहुत दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे आप। उसके बाद हाइड्रो पावर एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो परंपरा से हटके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें आ गया सोलर एनर्जी। इन सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, वो बहुत रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसको आसानी से कहने का मतलब है कि बार बार इसको यूज कर सकते हैं और बाय द नेचर दे रिप्लेस बाय द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम्स। तो इसका ज्यादा इस्तेमाल हमको करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, पॉल्यूशन भी कम होता है, ठीक है। ये आपका जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी इज द यूजेज फॉर डिवाइसेस, एडवांटेज है, रिन्यूएबल सोर्स है, पॉल्यूशन फ्री है, और इसका लिमिटेशन बस यही है कि हाई कॉस्ट सेटअप है इसका, जो हाई कॉस्ट सेटअप्स है, एंड कैन नॉट बी यूज एब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के एब्सेंस में इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आता है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे कहते हैं बाय द मेकिंग द न्यूक्लियर बम वी डिस्ट्रॉय द सो मेनी लाइव्स, ठीक है। अगर उसका इस्तेमाल हम लोग क्या करें, अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने में करें, तो इसका यूजेज बाय दे प्रोड्यूस द स्टीम व्हिच विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एडवांटेज द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ द रॉ मटेरियल। बहुत कम मटेरियल में हम बहुत ज्यादा है, ये कहने का मतलब है, ये कहने का मतलब है एनर्जी जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन है कि इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्टेज स्टोरेज disposals of the result of an environment contaminated, risks to the accidental leakage nuclear radiation, high cost of installation, limited availability। यानी कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियर जो है आपका, अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया गया तो इसका जो वेस्टेज होता है उसको डिस्पोज करना बहुत ही जरा डिफिकल्ट वर्क होता है। अगर सही ढंग से ना किया तो वाइडर रेडिएशंस दे हार्मफुल द ह्यूमन लाइफ को, और यहाँ ह्यूमन लाइफ क्या है, या ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए ये आपका रिस्की भी है, लेकिन इसका फायदा है कि स्मॉल अमाउंट, जितने हम लॉट ऑफ जो पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट, उसको हम लोग कम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद आता है
जियोथर्मल। जियोथर्मल जो होता है यानी कि जो इंटरनल हीट जो है, इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ वे यूज फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इसका यूज, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टीम बनाते हैं उस हीट से, और उससे फिर क्या टरबाइन घूमने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन एडवांटेज लो कॉस्ट है, लिमिटेशन क्या है, फ्यू कमर्शियल वेरिएबल साइट ऑफ डेवलप। कहने मतलब ये देखिए ऐसा साइट हर इंडिया में बहुत, इंडिया क्या वर्ल्ड में बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एनर्जी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और वह सी एनर्जी। सी एनर्जी से भी हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। उसमें देखिए तीन एनर्जी, टाइडल, वेव एंड ओशन, तीन। तो ये जो होता है, जो टाइडल जो है, कहने का मतलब इसमें इसका जो टाइड समझते हैं, जो हाई ऊंचे ऊंचे जो लहरें होते हैं, उसका इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसका लिमिटेशन बस यही है कि ये लोकेशन पे बिल्डिंग डैम ऑफ द लिमिटेड, ये बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में इसको हम लोग बना सकेंगे, क्योंकि जहां जहां ये कोस्टल एरिया है वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, फिर वहां से ट्रांसमिट करना, चूंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट वर्क होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कहने का मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेव एनर्जी, वेव की जो रेगुलर जहां चलते हैं उसका भी प्रोड्यूस कर, उसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं इसका करने में। और इसमें लिमिटेशन है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाइंड यानी कि स्लो वेव का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने में नहीं कर सकते हैं। ओशन थर्मल, तो इसका भी होता है कि इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इस जो the surface water, the boil of the vaporized the volatile liquid like ammonia which run turbine generate they produce electricity, but they are the limited space in limited palace of our the world। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बहुत ही हर जगह नहीं, इसमें आपका एक सोलर जो एनर्जी है जो हर जगह अवेलेबल हो सकता है, हो जाता है। तो अब कहने का मतलब हर पॉइंट पर अगर ध्यान दें तो कुछ ना कुछ एनर्जी का प्रोड्यूस करके हम किसी पर लोड कम कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सोर्स। तो इस पर भी डिपेंड होना कोई गलत नहीं है, धीरे धीरे करके कहने का मतलब आज अगर हमारी कैपेसिटी कम है तो धीरे धीरे उसके हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेस, जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके आधार पर, और दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी। There are the two type of the source of energy, non-renewable source of energy or renewable source of energy। renewable और non-renewable। renewable का मतलब हुआ non-renewable that which can not be replaced by the very short period of time, जैसे fossil fuel, that is the come to the category of the non-renewable source of energy। वो non-renewable source of energy में आता है क्योंकि उसको आप रिप्लेस जल्दी नहीं कर सकते हैं। और renewable source of energy that is the energy that is the replaced by very short period of the time, इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको वाइंड एनर्जी हुआ, उसके बाद हम लोग सोलर एनर्जी है जो बहुत कम, उसको हम लोग मैंने कहा शॉर्ट पीरियड में नेचर उसको रिप्लेस कर देता है। आपको मालूम होना चाहिए नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसपे 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय द वाइंड, वो हवा के द्वारा, वो बड़े बड़े पवनचक्की समुद्रों में लगा रखा है, और जिससे क्या है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और हमारे देश में भी अपार संभावनाएं हैं, अगर इस देश में हमारी सरकार कर रही है और करेगी तो फ्यूचर में हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी अच्छा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने बात किया एनर्जी के बारे में और टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में बात किया, ठीक है। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक थैंक यू।